नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए पूरी ऊर्जा के साथ लगे हुए होंगे। दोस्तों, जैसा कि अब बिहार पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत कम समय बचा हुआ है। इसमें बहुत सारे विषयों का रिवीजन करना काफ़ी जटिल हो जाता है। तो इसी संदर्भ में आज हम भारत के भूगोल से संदर्भित कुछ क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे जो रिवीजन के फॉर्म में होंगी। और ये क्लासें यदि आपने एक दो बार देख ली तो आपके कुछ सवाल ऐसे हैं जो आसपास से विगत वर्षों के सवालों से बने हैं, या कुछ सवाल ऐसे हुए जो रिपीट होते हैं, वो सवाल आपके सही होने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे और जिससे आपकी सफलता का दर निश्चित हो पाएगा। तो आइए बिना देरी किए भारत के भूगोल से क्लासेस स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है सामान्य परिचय यानी कि क्षेत्रफल से जो अभी तक सवाल बने हैं, भारत के बारे में सही कथन है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए है। नंबर 2, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। और भारत वर्ष का आकार क्षेत्रफल में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जो जनसंख्या है 17.5% है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारतवर्ष में गाँवों की संख्या लगभग 6,40,930 है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा देशांतरी विस्तार जो है 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है कौन? कर्क रेखा। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा गुजरती है कहाँ से? राजस्थान से भी। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरती है वह है जैसलमेर। कर्क रेखा इन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में लगभग कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उनमें से वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन में से कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर कौन सा शहर स्थित है? गांधीनगर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर और नागपुर शहरों में से कर्क रेखा के निकट कौन स्थित है? कोलकाता। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करने वाला अक्षांश कौन है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे ही कर्क रेखा भी कहा जाता है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा राज्यों में से कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन सा है? मणिपुर। हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल तथा दिल्ली शहरों में से जून के महीने में दिन की अवधि अधिकतम होगी कहाँ पर? दिल्ली में। अब इसके जो मानक समय से कुछ सवाल बने हैं तो उनको भी देख लेते हैं। भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है। भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है। एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है। उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है कौन? 172 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वोलांग के समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का। इसमें से सत्य कथन देखना है तो औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। चेन्नई की तुलना में बेंगलुरु की अवस्थिति अधिक दक्षिणवर्ती है, ये भी बिल्कुल सही है। अन्य जो सवाल है, रीवा, सागर, उज्जैन तथा होशंगाबाद शहरों में से भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकटतम शहर कौन सा है? रीवा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर पर शिलांग का समय स्थानीय समय क्या होगा? 10:38 पूर्वाह्न होगा। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? 14:30 यानी कि
2:30। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश राज्यों में से भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है कहाँ से? महाराष्ट्र से। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 डिग्री गुजरती है कहाँ से? इलाहाबाद से। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर पाया जाता है कितना? 5.5 घंटे का। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितने बजे होगा? 7 बजे होगा, क्योंकि दोनों के मध्य जो 2 घंटे का अंतराल है लगभग। दूरस्थ बिंदु कौन सा है? अब दूरस्थ बिंदु देख लेते हैं भारत के संदर्भ में। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार पर, बड़ा निकोबार जिसे कहा जाता है। भारत के राज्यों में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात। भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु 68.7 पूर्व गौर माता जो गुजरात में स्थित है। सीमावर्ती देश भारत के संदर्भ में असम जो है भूटान तथा बांग्लादेश के देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। पश्चिम बंगाल जो है भूटान तथा नेपाल से सीमाएं साझा करता है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। तो अगला सवाल देखते हैं। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम राज्यों में से वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है वो है मणिपुर। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में से भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? तो वह मेघालय की। वह भारतीय राज्य जिसकी अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है वह है अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से उभयनिष्ठ सीमा नहीं है किसकी? असम की। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। दोस्तों अब नए उसमें ये देखा जाएगा तो जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की सीमा पाकिस्तान से बनती है, क्योंकि अब ये दोनों यूटीज हो चुके हैं। तो आइए नए सवाल की तरफ देखते हैं। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य कौन से हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम है। भारत के साथ सबसे लंबी स्थानीय सीमा है बांग्लादेश की है। असम, नागालैंड, मेघालय एवं मिजोरम राज्यों में से बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाने वाले भारतीय राज्य कौन सा है? नागालैंड। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है रेडक्लिफ रेखा द्वारा। डूरंड लाइन भारतीय सीमा को निर्धारित करती है अफगानिस्तान से। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है परिवर्ती सीमा का। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करने वाली रेखा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। भारत श्रीलंका से अलग होता है पाक जलडमरू द्वारा। नेपाल, भूटान और चीन की सीमाओं से मिलने वाले भारतीय राज्य का नाम क्या है? सिक्किम। 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। अब भौतिक विभाजन में देखते हैं भारत के प्राकृतिक प्रदेश को। भारत से उपबंध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है किधर? उत्तर की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारत विभाजित है 4 प्राकृतिक प्रदेशों में। उत्तराखंड में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं कहाँ पर? तराई क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या क्या हो सकते थे? तो देखिए इसे। देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी विस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से बिल्कुल भिन्न होता। ये तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। तो भारत में भू आकारों की संरचना के संदर्भ में सही है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही भाग है, विस्तारित रूप है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नत में हुई है।
गंगा मैदान की संरचना एक अग्रगर्त में हुई है। तो तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ है भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। इसमें जो है अब सही सुमेलन है, तो ध्यान रखिएगा इसको। दक्कन ट्रैप क्रिटेशियस आदि नूतन युग में बना था। पश्चिमी घाट उत्तर नूतन युग में बना था। अरावली प्री कैम्ब्रियन युग में बना था। नर्मदा और ताप्ती का जो जलोढ़ निक्षेप है वो अत्यंत नूतन युग में बना हुआ था। केरल का कुट्टानाड यानी कुट्टानाडु प्रसिद्ध है किस चीज़ के लिए? भारत में न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली GIAS घोषित किया गया है। अब आइए देखते हैं उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में जो सवाल बने हैं। कथन: हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी हैं। कारण: क्योंकि हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। दोनों कथन सही तो हैं परंतु व्याख्या नहीं है, क्योंकि जो केवल हिमालय से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा नहीं प्राप्त करते हैं, इनके अपने ग्लेशियर्स होते हैं, पश्चिमी विक्षोभ से भी वर्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए इनमें जल निरंतर रूप से बना रहता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी हैं क्योंकि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से है। ये कथन दोनों सही हैं और पुष्टि भी करता है। हिमालय की रचना समानांतर वलय श्रेणियों में हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है वृहद हिमालय श्रेणी। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर वृहद हिमालय श्रेणी इसलिए बताया गया है क्योंकि हिमालय की संरचना समांतर वलय श्रेणियों में जो हुई है वो हिमालय की संरचना के बारे में बात कर रहा है। इसमें वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन हिमालयों की बात की जा रही है। ट्रांस हिमालय को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है क्या? भाबर। हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है शिवालिक। हिमालय का जो है पर्वतपदीय क्षेत्र जो है वो शिवालिक है, क्योंकि ये सबसे हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। इसका निर्माण मतलब मिट्टी के जमने से हुआ है। ये अन्य प्रकार की शैलों से थोड़ा सा भिन्न है जिनसे हिमालय निर्मित हुआ है। शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा हैं हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनोजोइक यानी कि प्लायोसीन युग में। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 800 से 1200 मीटर के मध्य है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपदीय स्थिति का। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एवं हिमाचल प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणियों का हिस्सा नहीं है। उत्तर प्रदेश हिमालय के तरुण यानी कि वलित नवीन मोड़दार पर्वत के साथ कहे जा सकते हैं। गहरे गड्ढ, यू आकार वाली नदी मार्ग, समानांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल। तो आइए अब आगे देखते हैं। नीचे दिए हुए जम्मू कश्मीर के मानचित्र को ध्यान से देखिए और जांच कीजिए कि इसमें जो श्रेणियाँ दी गई हैं उनका क्रम पूछा गया है कि 1, 2, 3, 4 पे जो नंबर दिया गया है उसमें से उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा गया है। तो इसमें सबसे ऊपर काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी, फिर जास्कर श्रेणी, फिर पीर पंजाल श्रेणी है। लघु हिमालय स्थित है किनके मध्य? शिवालिक तथा महान हिमालय के मध्य। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है, यानी कि शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। ये दक्षिण से उत्तर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी। दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली गोंडवाना की है। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम में जो क्रम है वो कौन सा है? धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। हिमालय में उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी है कौन सी? यानी कि इसमें भी क्रम ही पूछा गया है। पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और काराकोरम श्रेणी। हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है कंचनजंगा, एवरेस्ट,
अन्नपूर्णा, धौलागिरी। इसमें पूर्व से पश्चिम पूछा गया, ध्यान रखिएगा। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में कम होता है। हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आता है। तापमान में गिरावट, वर्षा में बदलाव, मिट्टी का अनुपजाऊ होना। उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वतीय श्रेणी जो है पटकाई यानी कि हिमालय की है। नागालैंड, कामा त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम राज्यों में से पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है कौन? त्रिपुरा। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कश्मीर घाटी स्थित है। बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य अक्साई चीन का भाग है। लद्दाख का पठार। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश का प्रमुख संसाधन है वन। ग्रेट हिमालय की ऊंचाई 8,850 मीटर है। कई जगहों पर ये मिलता है 8,850, लेकिन अभी कई सारी किताबों में ये 8,848 मीटर ही मिलता है। हिमालय पर्यायवाची है किसका? हिमाचल पर्यायवाची है किसका? मध्य हिमालय का। दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ जो हैं उन्हें भी देख लेते हैं इसी के साथ। भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है कौन सी? अरावली। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणी स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 570 मिलियन वर्ष है। रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत, यानी कि इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है अरावली पर्वत को। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अन्नामुडी। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ये भी अन्नामुडी ही है। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है कौन? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का जो क्रम है उसको ये देखना है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों में। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों में मिलन स्थल पर स्थित है कौन सी पहाड़ियाँ? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है कहाँ? केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर की दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक ही राज्य में विस्तृत है, अजंता पर्वत श्रेणी, ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं क्या? सह्याद्री। पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में लगाइए इन्हें। सतमाला, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ और कैमूर पहाड़ियाँ। दक्षिण से उत्तर की ओर का क्रम पूछा गया, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह है केरल और तमिलनाडु। शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं? तमिलनाडु में। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ तथा सतमाला पहाड़ियों में से महाराष्ट्र में स्थित नहीं है कौन? मांडव पहाड़ियाँ, क्योंकि मांडव पहाड़ियाँ जो हैं वो गोवा में स्थित हैं। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत में स्थित हैं। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। धूपगढ़ चोटी स्थित है कहाँ पर? सतपुड़ा रेंज में। रामगिरी की पहाड़ियों का भाग है पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का। पर्वत चोटियों को अब देख लेते हैं, जो बड़ी पर्वत चोटियाँ हैं। माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ पर? नेपाल में। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी, बछेंद्री पाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको ताबोई। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव, ये भारतीय महिला हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला संतोष यादव। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? केटू गाडविन ऑस्टिन।
हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है कहाँ पर? नेपाल और सिक्किम में। नंदा देवी गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर स्थित है उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में। अरावली पर्वत का ये भाग है। अरावली का उच्चतम शिखर गुरु शिखर है। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम की ओर जो सही क्रम है उसमें ये है नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। गोसाई थान, कामेट, नंदा देवी और त्रिशूल जो पर्वत के शिखरों में से भारत में अवस्थित पर्वत शिखर नहीं है गोसाई थान, ये तिब्बत में स्थित है। निम्नलिखित में से ये जो है पहाड़ियाँ सही सुमेलित हैं। माउंट आबू की पहाड़ियाँ अरावली की पहाड़ियों में स्थित हैं। कोडाइकनाल बालनी की पहाड़ियों में स्थित हैं। उटकमंड नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। शिमला धौलाधार श्रेणी में स्थित हैं। अब आइए इसी संदर्भ में अब तुरंत घाटियाँ भी देख लेते हैं। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच में अवस्थित है वे हैं धौलाधर और पेंच पांचाल। उत्तराखंड राज्य में नेलांग घाटी स्थित है। इनमें जो घाटियाँ और राज्यों का जो सुमेलन है वो सही सुमेलन है, उनके सामने वाला जो बिंदु है वो सही है। मरखा घाटी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। जुगु घाटी नागालैंड में स्थित है। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। युथांग घाटी सिक्किम में स्थित है। ये जो कथन दिए हुए हैं निम्नलिखित कथन सही हैं। मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय वन के निकट पत्थर कवाडू जल विद्युत परियोजना बनाने का प्रस्ताव है। कुंती नदी मौन घाटी यानी कि साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों में उद्भूत होती है। अब भारत के दर्रों के बारे में देख लेते हैं। सैला दर्रा स्थित है कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। पालघाट स्थित है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में। भोर घाट स्थित है कहाँ? महाराष्ट्र में। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। लेह जाने का जो रास्ता है वो है जोजिला दर्रा से। नाथुला दर्रा स्थित है कहाँ पर? सिक्किम में। वर्ष 2006 में लगभग मध्य में भारत और चीन के मध्य व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया था कौन सा? नाथुला दर्रा सिक्किम का। पहाड़ी दर्रा और राज्य माना दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड राज्य में। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। बनिहाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर राज्य में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। और कुछ अन्य पर्वतीय दर्रे और राज्य बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला दर्रा सिक्किम में। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा उत्तराखंड में। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व की ओर जो क्रम है वो ये है। शिपकीला दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अब आइए देखें हिमरेखा एवं हिमनद से जो सवाल बने हैं। हिमालय में हिम रेखा है कितने से कितने के बीच में? 4300 से 6000 मीटर के बीच पूर्व में। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन हिमनद है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित हिमनद कौन सा है? मिराम हिमनद। अब आइए देख लेते हैं भारत के पठार के संदर्भ में। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। मेघालय का पठार भाग है प्रायद्वीपीय खंड का। ये कुछ अन्य सवाल जो हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं पैलियोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद है। खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के कारण छोटा नागपुर पठार है एक अग्रगंभीर। एक छोटा सा मानचित्र दिया गया है, ये यूपीएससी का सवाल है। इसमें ABCD से कुछ स्थानों को इंकित किया गया है और जिनका क्रम बताना है। रिफ्ट घाटी ए में है। बिग में छत्तीसगढ़ का मैदान है। छोटा नागपुर पठार सी स्थान को डिनोट करता है और वर्षा का क्षेत्र वर्षा छाया क्षेत्र है जो डी को डिनोट करता है जो पश्चिमी घाट के क्षेत्र में स्थित है। मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीप का पठार में से अरावली एवं
विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है कौन सा? मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्य। दंडकारण्य भारत में स्थित है मध्यवर्ती क्षेत्र में। अब आइए देख लेते हैं तटीय भाग भारत की इनसे जो सवाल बने हैं। भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है कहाँ से? चेन्नई तट से। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार तट से 12 समुद्री मील तक है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई है 7500 किलोमीटर। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट गुजरात राज्य का है। भारत में तटरेखा से लगे राज्य 9। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? हिंद महासागर का। पश्चिमी तट के बारे में आइए कुछ सवाल जो बने हैं उनको देख लेते हैं। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय शहरों में कन्नौज, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या है? जंजीरा, कन्नौज, नागरकोइल, सिंधुदुर्ग। दूसरा सवाल जो ये है आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उनका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर उसका दुर्ग है और सुंदर गिरजाघर का नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बनाते हैं। इस उक्ति का वर्णित स्थान कौन सा है? तमिलनाडु का तट। ये यूपीएससी का सवाल है। नीचे एक चित्र दिया गया है, अब उसके संदर्भ में पूछा गया है भारत के तटीय क्षेत्र पर ये भाग द्योतित करते हैं अंतर्जलीय उच्चावच रेखा का। जंजीरा, उडुप्पी, ओरोविले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर कौन से हैं? जंजीरा और उडुप्पी। सागर पुलिन जो हैं और राज्यों को मिलाने के लिए बात की गई है, तो इसमें दीघा पुलिन जो है, दीघा सागर पुलिन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर ये उड़ीसा में है। कलांगुट पुलिन गोवा में है। मरीना जो है वो तमिलनाडु का तटीय क्षेत्र है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। भारत के तटों में कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमरिन के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। केप कोमरिन के नाम से भी जाना जाता है किसे? कन्याकुमारी को। और भारत के द्वीप समूहों के बारे में भी इसी समय देख लेते हैं, क्योंकि अभी रिवीजन करना है तो बहुत सारे अभी सब्जेक्ट बाकी हैं और इसमें भी बहुत ज़्यादा कंटेंट है, तो हमें थोड़ा सा क्लासेस लंबी लेनी पड़ रही हैं। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह जो हैं इनसे जो सवाल बने हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर यानी कि सैंडल पीक स्थित है कहाँ पर? उत्तरी अंडमान में। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 220। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऐसे एग्जाम में डाल दी जाती है कई बार। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। 10 अंश जलमार्ग यानी कि 10 डिग्री जो अक्षांश है आपस में पृथक किया जाता है अंडमान एवं निकोबार को। बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है? कोंकण के तटीय क्षेत्र से। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखी है बैरन द्वीप का। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। राम सेतु यानी कि एडम ब्रिज शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोडी से। अब अरब सागर के द्वीपों से जो सवाल बने उनको देख लेते हैं, तो इसी वक्त लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पर? अरब सागर में। भारत का प्रवाल द्वीप लक्षद्वीप है। लक्ष टापू अवस्थित है कहाँ? दक्षिण पश्चिमी भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति का उदाहरण है, यानी कि समूह है उसका। लक्षद्वीप में है 36 द्वीप, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें 36 द्वीप हैं। भटकल, अरनाला, मिनिकॉय और हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है मिनिकॉय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित द्वीप है रामेश्वरम द्वीप। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई, जो कि साल्सेट द्वीप पर बना हुआ है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप साल्सेट द्वीप, यही वो द्वीप है जिस पर मुंबई शहर बसा हुआ है।
द्वीपों की अवस्थिति और उनके जो क्षेत्र हैं उनके बारे में, मिलान के बारे में दिया गया है एक सवाल। वेयंत सयोधर ये कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। पिरम द्वीप जो है वो खंबात की खाड़ी में अवस्थित है। द्वारका द्वीप जो है अरब सागर के तट पर स्थित है। दीव जो है काठियावाड़ तट पर स्थित है। कोरी यानी क्रीक निवेश का स्थित है कहाँ पर? कोरी क्रीक यानी कहाँ निवेश का स्थित है कहाँ पर? कच्छ के रण में। सर क्रीक विवाद है भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो दोस्तों आज हमने इसमें इतना कवर किया है, तो अब बाकी हम सारी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, नहीं तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इससे आप लोगों को रिवीजन में थोड़ा सा देखने में मुश्किल हो जा सकती है। दोस्तों यदि आपको ये क्लासेस पसंद आएँ तो आप इन्हें लाइक कर सकते हैं, अपना सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें बस इतना ही कहना है आपसे और कुछ नहीं, बस आप अपना रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।